आज मैं एक ऐसा विषय लेकर आप लोगों के सामने आ रही हूँ जो अब तक के जितने भी विषय मैंने बोले हैं उनसे मूलतः बिल्कुल भिन्न है, परंतु उस विषय के अंदर भी कहीं भगवान का ही प्रेम वास करता है। हमारे जीवन में यूँ तो कई लोग अब आते हैं और चले जाते हैं। किसी का रिश्ता स्थायी होता है, जैसे माँ बाप, भाई बहन, पति, बच्ची, और कुछ रिश्ते चलायमान होते हैं जो कुछ समय के लिए ही आते हैं। ऐसे रिश्ते हमें सीख देने के लिए आते हैं, कुछ खट्टी मीठी यादें देने के लिए आते हैं। कुछ समय के साथ आना जाना जो सामान्य सा लगता है, तो कुछ को हम भूल जाते हैं, स्वाभाविक सी बात है। कुछ हमें भुला जाते हैं, ये भी सामान्य सी बात है। पर कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका जीवन में आना कुछ खास उद्देश्य से होता है। इनका हमारे जीवन पर खास असर होता है। सिर्फ इंसान हमारे जीवन में नहीं आते हैं, बल्कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कई जगह, कोई डायरी, ग्रीटिंग कार्ड्स, किसी विशेष पूजनीय स्थल का प्रसाद, तस्वीरें, कोई सफ़र, ठंडी हवा का झोंका, कोई झरना, कोई पहाड़, कोई रास्ता, कोई पत्थर, सब कुछ पहले से लिखा हुआ है कि किसने कब तक आपके जीवन में आना है और कब निकल जाना है। वो सब ऊपर वाले ने तय कर रखा है। वो सब आपको कुछ देकर जाते हैं और आप उनको, और इस प्रकार से आपका उनसे रिश्ता बन जाता है, जहाँ से बहुत सी यादें आपके साथ आपके मानसिक पटल पर हमेशा के लिए अंकित हो जाती है और आपका व्यक्तित्व उस पर वो एक छाप छोड़ के जाती हैं। आइए मैं आज आपको ले चलती हूँ उस ऐसी याद में, उस ऐसी घटना में जहाँ मुझे निस्वार्थ प्रेम की एक झलक और समझ मिली। ये कहानी है मेरी पालतू बिल्ली रोजी की। हमारे जीवन में एक शांति, ठहराव, प्रेम का मीठा एहसास, भोलापन, सादगी और अपनेपन की कहानी लिखने वो आई थी। जितने दिन वो हमारे साथ रही ना, उसने हमारा मनोरंजन तो भरपूर किया, पर एक सीख देकर वो गई कि प्रेम की समझ संसार के सभी प्राणियों में है। प्रेम की आवश्यकता सृष्टि के सभी जीव जंतुओं को है। वह चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो, प्रेम की भाषा सब समझते हैं, क्योंकि प्रेम है ही ऐसा जो ना जाने क्या क्या देकर चला जाता है और ना जाने क्या क्या अंदर मन में भर देता है। क्या इसकी कोई भाषा है तो मुझे ज़रूर से बताना, क्योंकि रोज़ी तो सिर्फ म्याऊं करना ही जानती थी। अपनी सरल आंखों से एकटक देखकर एक बार जोर से म्याऊं बोलना, बस यही उसकी भाषा थी। आज लिखते लिखते ना मुझे ऐसा लग रहा है कि हिंदी साहित्य के छायावाद के 4 स्तंभों में से एक माननीय महादेवी वर्मा जी की आत्मा और उनकी भावनाएं ना मेरे अंदर हिलोरे मारना शुरू कर रही हैं। उन्हें भी पशु पक्षियों से बड़ा प्रेम था और मुझे भी। हालांकि मैंने शादी से पहले सिर्फ 3-4 कुत्ते ही पाले थे, कभी भी बिल्ली नहीं पाली थी। मुझे बिल्लियाँ पसंद भी नहीं थी, पर रोज़ी के आने पर मुझे बिल्लियाँ भी बहुत प्यारी लगने लगी थी। शायद रोज़ी थी ही इतनी प्यारी और भोली कि मेरा बिल्लियों की तरफ जो नज़रिया था ना कि बहुत ही स्वार्थी होती हैं, चालाक होती हैं, वो सब बदल कर रख दिया उसने। रोज़ी की आने की दास्तां कुछ यूँ है कि अक्टूबर 2023 में एक जंगली बिल्ली ने मेरे घर के पीछे के हिस्से में टब में भरे हुए पानी को पीना शुरू किया। मैं उसे पानी पीने देती थी, उसे भगाती नहीं थी। फिर धीरे धीरे उसने मुझसे डरना छोड़ दिया और एक दिन मैंने गौर किया कि वह कुछ उभरे हुए पेट से है। मैं समझ गई कि ये कुछ ही दिनों में अपने बच्चे देने वाली है। मुझे उस पर और दया आने लगी और इसी दया भाव में मैंने उसे दूध देना शुरू कर दिया, जिसका घर में घोर विरोध हुआ। पर मैं उसको दूध और रोटी ज़रूर देती थी, और कभी कभी दूध रोटी और मलाई रोटी भी। जाने कैसा आत्मिक संबंध बन गया उसके अज्ञात बच्चों से जो अभी संसार में आए भी नहीं थे। फिर 10 नवंबर 2023 को वह पूरे दिन भर गायब रही, मुझे दिखी नहीं, और अगले ही दिन घर के दरवाजे पर खड़ी होकर म्याऊं म्याऊं गाने लगी। जैसे मैं बाहर देखती हूँ, उसकी काया तो पतली हो चुकी थी। मैं समझ गई कि बच्चों को जन्म दे दिया इसने। मैंने दूध रोटी देना जारी रखा। उसके फिर ठीक 1 महीने बाद वो अपनी 2 बच्चियों के साथ पीछे बगीचे के रास्ते हमारे आंगन में आ बैठी। सर्दियों के दिन थे। बगीचे की सूखी घास पर गुनगुनी गर्म धूप का लुत्फ उठाने लगी तीनों। हमने उन्हें हाथ नहीं लगाया कि कहीं बिल्ली हमें काट ना ले, पर कुछ ही समय में वह खुद ही अपने मुंह में दोनों बच्चों को दबाकर हमारे आगे एक एक करके रख के चली गई। एक बच्ची स्लेटी रंग की थी और एक पूरी तरह से सफ़ेद रंग की। मेरे बच्चों के तो मज़े ही बढ़ गए और हमारे घर में बिल्लियों की रौनक छा गई।
मैंने शाम को एक फलों की टोकरी जो प्लास्टिक की थी उस कैरेट में खाली करके उसमें कुछ पुराने कपड़ों को अच्छे से लगाया और ऊपर से किनारे से उसे गत्तों से ढंग से ढक दिया। तीनों माँ और बच्चियाँ पीछे के स्टोर में आराम से रहने लगी। बिल्ली अब हम पर पूरा भरोसा करने लग गई और कई घंटों तक दोनों बच्चे हमारे पास छोड़कर खुद शिकार पर जाने लगी। बच्चों को मैं दूध देती थी जिसमें स्लेटी रंग की बिल्ली, जिसका नाम हमने लिली रखा था, वो ज़्यादा चतुर थी रोजी से और वो गटागट रोजी के हिस्से का दूध भी पी जाती थी। वो उसके हिस्से का दूध, रोटी, अंडा सब चट कर जाती थी। रोजी सीधी सी बच्ची दूर खड़ी होकर देखती रहती थी और कभी कभी अपने नन्हे पंजों से खाने के बर्तन को अपनी ओर खींचती, ये बताने के लिए कि मुझे भी खाना खाना है भाई। लिली उसको खूब दबोचती थी। जब वो दोनों एक दूसरे के साथ खेलते थे, लिली रोजी की आंख के बगल में पंजों से मारती थी, जिससे उसकी आंख के पास के बाल बहुत कम हो गए थे और वो गुलाबी गुलाबी सी दिखती थी। इसीलिए हमने उसका नाम गुलाबों के साथ रोजी रख दिया। बहुत धैर्य था उसमें। वो चुपचाप से पहले अपनी माँ और बहन को खाना खाने देती, शायद उनके आगे उसकी चलती भी नहीं थी। शांत रोजी गर्म धूप का खूब लुत्फ उठाती थी और पीछे आंगन में बच्चों की साइकिल की बकेट में 3-3 घंटों तक सोती। वह उसकी सबसे पसंदीदा जगह थी। कभी कभी खेत में अदरक की घास पर आम के पेड़ के पत्तों के बीच से पड़ने वाली गुनगुनी धूप में सफ़ेद रुई के गोले से पड़ी रहती थी घंटों तक। हम सब उनके चौकीदार बनकर बैठे थे। कभी कभी मूली, राई और पालक के पत्तों के बीच दोनों बच्चे खूब छुपन छुपाई खेलते और फिर कहीं हरे पत्तों में गुम हो जाते थे। हम लोग यही देखते थे कि कहीं और कोई और जंगली बिल्ला उन पे हमला न कर दे। रातों को बिल्ली उन पर जानलेवा हमला करते थे तो बच्चे चिल्लाते हुए स्टोर रूम में पुराने सामान के पीछे तो कभी नीचे डर के छुप जाते थे। हम लोग रातों को उठ उठ कर उन्हें चेक करते थे कि बच्चे हिफाजत से तो है ना। एक दिन मैं किचन में मिक्सी में कुछ मसाला पीस रही थी। जैसे ही रोजी और लिनी ने ग्राइंडर की आवाज़ सुनी, दोनों बच्चों ऐसे दूर भागे, दूर लकड़ी के सामान के नीचे ऐसे भागकर छिपे जैसे कोई बड़ा हवाई हमला उन पे हो गया हो। उनके लिए मिक्सर ग्राइंडर की आवाज़ बहुत ही डरावनी थी। 2 घंटों बाद वे दोनों नॉर्मल हो पाए थे। सर्दियों के दिनों में सुबह 7:30-8 बजे दोनों बच्चे हमारे डाइनिंग के दरवाजे पर आकर बड़े प्यार से म्याऊं म्याऊं करके दूध मांगते थे। मुझे और मेरे बच्चों को उनसे बहुत लगाव हो गया। बच्चों ने अपनी जैकेट में अंदर डाल डाल कर रखना शुरू कर दिया और घूमते थे। उन्हें भी हमारे साथ बहुत मज़ा आने लगा और उनकी माँ उन्हें हमें सौंप कर घंटों शिकार पर रहने लगी। बच्चे और माँ अब हमसे बहुत आत्मीय हो गए थे और हम पर विश्वास करने लग गए थे। मेरी ममता ना रोजी पर अधिक थी और मेरी बेटी की लिली पर। एक दिन रात को तीनों पर जंगली बिल्ली ने हमला कर दिया। फिर हमने तय किया कि बच्चे अब से हमारे साथ अंदर ही रहेंगे, बाहर नहीं। बच्चे डर, घबराहट और बिना नींद के बहुत अजीब से हो गए थे। रोजी और लिली अब हमारे साथ बेड पर कंबल पर सोने लगी। माँ ने उन्हें हमारे हवाले कर दिया। वो जंगली है तो बाहर ही रह लेती थी। पूरी रात दोनों बच्चे आराम से सोते रहे और सुबह होते ही बाहर चले गए। अब तो हमारे कमरों में उनको घूमने की आदत लग गई। बेड के नीचे, टेबल के ऊपर घूमते छिपते। एक बार दोनों ने बेड पर इतनी मस्ती करी कि खेलते खेलते दोनों बच्चे बेड से नीचे गिर गए और हम लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। दिन निकलते गए। दोनों बच्चियां गार्डन में खूब खेलती, प्लास्टिक चेयर में लेट लेट कर खूब धूप सेकती और घर आने वाले सब मेहमान कहते कि तुम्हारी बिल्लियां तो बड़ी प्यारी हैं। और हमें मन ही मन बड़ा अच्छा लगता और बड़ा गर्व सा महसूस होता। लिली और रोसी हमारे जीवन का निजी हिस्सा बन गई थी। और एक बार जब मैं शहर से बाहर गई थी एक दिन के लिए, तो लिली गेट के नीचे से बाहर निकल गई और फिर कभी नहीं लौटी। ये भी एक दर्दनाक किस्सा है इस कहानी का। लिली को ना अंडा बहुत पसंद था। घर से निकलने के बाद वो रास्ता भटक गई और पूरी रात ना जाने कहाँ काटी उसने। जब हम दूसरे दिन घर पहुंचे तो लिली नहीं दिखी। मैंने सोचा पीछे के पड़ोस में रह गई होगी, आ जाएगी थोड़ी देर में, पर वो नहीं आई। दिल में थोड़ी शंका तो हुई कि कहीं कुछ बात तो नहीं हो गई उसके साथ, पर उसकी माँ को यूँ शांत देखकर मैं भी बेफिक्र सी रही।
लिली मोहल्ले में ठोकरें खाते हुए, कुत्तों के झुंडों से अपने आप को बचाते हुए, उनसे डरते हुए चाउमीन के स्टॉल के पास पहुंच गई। दूसरे दिन एक रात काटने के बाद वहां अंडा बनता है। शायद वो बहुत भूखी थी और उसे अंडे की खुशबू आ रही थी। उसे लगा उसे घर की तरह ही यहाँ अंडा मिल जाएगा। बेचारी छोटी बच्ची को इस बेरहम दुनिया का क्या पता था। स्टॉल पर मालिक और उसका एक कुत्ता दोनों थे। बस लिली उसके गुस्से का शिकार बन गई। उस कुत्ते ने लिली को रीढ़ की हड्डी पर इतनी बेरहमी से मारा कि वो बेचारी अर्ध चेतन अवस्था में हो गई। 2 महीने की छोटी बच्ची जो भूख से व्याकुल थी, उसके ऊपर अचानक से ऐसा आक्रमण उसके लिए बर्दाश्त नहीं हुआ। दिन में गेट के बाहर मुझे एक लड़के की आवाज़ सुनाई दी, बिल्ली मर रही है, बिल्ली देखो कितना तड़प रही है। मेरा दिल बैठ गया। मैंने गेट के अंदर से ही उस बच्चे से पूछा, कैसी बिल्ली? तो उसने कहा, आंटी बिल्ली का बच्चा है, कुत्ते ने ना उसे मारा तो मैंने उसे कुत्ते से छुड़ाया और यहाँ रख दिया है सूखी घास पर। मैंने गेट खोला और उस ओर तेजी से मेरे कदम दौड़ने लगे। जैसा मन को लग रहा था ठीक वही देखा सामने। लिली बहुत तड़प रही थी और मैं बेबस थी। मैं जार जार रो रही थी और बच्चों को कह रही थी, लिली मिल गई है, लिली मिल गई है। दोनों हाथों में उठाकर घर के अंदर मैं उसको लेकर आती हूँ। हालात बहुत ख़राब थे उसके। कमर और पीछे पैरों का हिस्सा जो था ना, वो लाचार हो चुका था। बस उसकी कुछ सांसें ही चल रही थी। मेरा दिल ना अंदर से रो रहा था कि ये क्या हो गया। हम उसे डॉक्टर के पास ले गए। उन्होंने 1 घंटे का समय दिया और कहा, आप इसे घर लेके जाओ, अब कुछ नहीं हो सकता। भरे मन से हम उसे घर वापस लेकर आए। बस थोड़ी देर में उसने प्राण छोड़ दिए। वो पीड़ा से मुक्त हो गई। बच्ची सिर्फ प्राण त्यागने के लिए घर वापस आई थी। हम सब उस दिन मायूस और चुपचाप रहे। हमारे घर पर ना उस रात खामोशी रो रही थी। 2-4 दिन बहुत उदासी में रहे और सबके चेहरे भी लटके हुए थे। कुछ आंखों में आंसू गिराकर रोए और कुछ आंखों में आंसू रोक कर रोए। मेरे पति ने मुझसे कहा, अगर रोजी को पालना है ना तो सब अपनी अपनी जिम्मेदारी तय कर लो। यूं ही इन बच्चियों को हम नहीं छोड़ सकते। अब तो रोजी को लेकर हम इतने सतर्क हो गए कि हम अब उसकी माँ का भी भरोसा नहीं करते थे, क्योंकि बिल्लियाँ ना कुछ समय तक ही अपने बच्चों को अपने पास रखती हैं और उसके बाद उन्हें छोड़ देती हैं उनके हाल पर। अप्रैल आ रहा था, गर्मियाँ आ गई। रोजी को हम घर के अंदर ही रखते थे, पंखे के नीचे। रोजी रात को ना हमारे साथ बेड पर सोती इतना प्यारा कि जैसे कोई छोटा बच्चा लेटा हो। रात को अगर मैं मोबाइल फ़ोन देर तक देखती थी तो उसकी आंखें मुझसे सवाल करती थी कि तुम भी अब सो जाओ, मेरी नींद खराब होती है तुम्हारी फ़ोन की लाइट से। रोजी मेरे पैरों पर सहारा लेकर सोती तो कभी पैरों के बीच आकर लेट जाती। मैं बहुत देर तक हिलती डुलती भी नहीं थी कि कहीं इसकी नींद ना खराब हो जाए। वो घर में सबसे ज़्यादा मस्त होकर सोती थी। उसकी नींद को देखकर मुझे भी सुकून होता था, क्योंकि मैं खुद कच्ची नींद वाली हूँ। रोजी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मुझे बड़े प्यार से उठाती थी। उसके छोटे छोटे पंजे कभी मेरे कंधे पर तो कभी मेरे सिर को छूते। तो वो बहुत दबी आवाज़ में म्याऊं बोलती, जैसे कह रही हूँ कि दरवाजे से बाहर छोड़ दो मुझे ना नींद तो बहुत गहरी होती थी उस वक्त, क्योंकि हम लोग देर से सोने वाले लोग हैं और जानवर बिल्कुल सही समय पर सोने और उठने वाले होते हैं। पर फिर भी मैं उठकर उसे कैट फूड देती, पानी देती और उसको दरवाजे से बाहर, थोड़ी देर बाद उसको दरवाजे से बाहर कर देती थी। रोजी को अपने कैट फूड के पाउच की आवाज़ बहुत पसंद थी। जैसे हम उसको थोड़ा बहुत हिलाते डुलाते, उसकी नज़रें और कान उसी तरफ मुड़ जाते थे। रोजी घर की सबसे शांत सदस्य थी। ना कभी रोना, ना उछल कूद, बस चुपचाप से सोफे पर, दीवान पर सो जाना घंटों तक, यही उसकी दिनचर्या रही थी। ड्राइंग रूम उसकी सबसे पसंदीदा जगह थी। वहाँ सोफे के पीछे सोते उसे कोई नहीं छेड़ता था। जब मैं रसोई में खाना बनाती थी तो वह नीचे मेरे पैरों के पास आकर बैठती थी, चाहे कितनी ही गर्मी क्यों ना हो रही हो, और सर्दियों में पायदान खींच कर लाकर बैठती थी। उसे मुझसे और मुझे उससे बहुत लगाव हो गया था। कभी मैं रोजी से पूछती थी कि इतनी गर्मी में तुम किचन में क्यों बैठती हो, तो वो दबी दबी आंखों से मुझे देखती थी और कह रही हो, बच्चे को माँ के पास ही रहना पसंद होता है। अब कभी कभी खुले नीले आसमान के नीचे आंखें गड़ाकर कहती हूँ, क्या तुम्हें अब भी मेरे पास रहना पसंद है?
कमबख्त याद है जो रोज़ी को सीने से जाने नहीं देती और दिमाग समझाता है कि रोज़ी नई यात्रा पर निकल गई है। रोज़ी फूल थी और फूल जैसी नाजुक भी थी। जितने दिन साथ रही, घर आंगन महकाती रही। हम सब के लिए जीता जागता खिलौना बनके आनंद से भरे पल हमारी झोली में डालती गई। रोज़ी रोज़ पूजा के समय पर या तो दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी या मेरे पूजा के आसन पर बैठ जाती थी थोड़ी देर के लिए। मेरे साथ पूजा घर में बैठती तब मुझे लगा शायद ये कोई पुण्य आत्मा है जिसे भक्ति का कुछ कुछ भान है। रोज़ी अंजुल में भरा पानी पीती थी, कटोरी का नहीं। मैं अपनी दोनों हथेलियों में पानी भरती थी और उंगलियों के बीच से जो पानी की धार बहती है, रोज़ी की प्यास उस पानी से ही तृप्त होती थी। रोज़ी और बिल्लियों की तरह चालाक चतुर नहीं थी, यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। घर में रखा कोई सामान, दूध, खाने का कुछ भी उसने कभी खराब नहीं किया। बस उसे अपने आप में रहना बहुत पसंद था। बरसात में जब बिजली कड़कती थी ना, उसकी आवाज़ से उसको बहुत डर लगता था। रोज़ी सुबह बड़ी तरोताज़ा रहती और चाहती थी कि मैं या बच्चे उसके साथ खेलें। आम के पेड़ों पर भाग भाग कर चढ़ना, ऊपर ऊपर तक जाना, छत की सीढ़ियों पर चढ़ती उतरती, पड़ोस के घरों में छतों पर शाम को घुमक्कड़ों से घूमती थी। गर्मियों में गार्डन की हरी घास पर सफ़ेद दरी की तरह लंबी लेटी रहती थी और भूख लगने पर खिड़कियों पर चढ़कर घर वालों को पुकारती थी। रोज़ी को हम कैट फूड देते थे, पर उसने अपनी माँ के साथ रहकर ताज़े गोश्त का स्वाद भी चख लिया था। तो कभी कभी वह चिड़ियों के शिकार की फिराक में रहती और कभी चूहों के। इस चक्कर से वह घर के पीछे नन्ही दुनिया की स्कूल का पूरा चक्कर घूम कर आती थी। एक दिन मैंने उसे मुंह में कुछ दबाकर लाते देखा। मैं उस तरफ तेज कदमों से चली और गौर से उसका मुंह देखने लगी। मुझे लगा कि चूहा है, पर जब तक मैं उसके पास पहुंचती, रोज़ी रानी ने तो कार के नीचे छिपकर सांप की मौसी को एक झटके में गटक लिया। उसे डर था कि मैं उसका शिकार उससे छीन ना लूं। उस दिन तो मैंने उसे अपने साथ सुलाया ही नहीं। असल में बिल्लियां मांसाहारी जानवर ही है। हम चाहे लाख कोशिश कर ले, उनके शरीर को मांस ही पुष्ट करता है। रोज़ी के साथ यूं ही दिन निकलते गए। बसंत, गर्मियाँ, बरसात और फिर शरद, सब ऋतुएं बीतती रहीं। फिर आई दिवाली की अमावस। ये रात रोज़ी के लिए काल बनकर आई। उस दिन रोज़ी पटाखों से डरी डरी सी छुपती हुई रही। हमने उसे रात 11:30 बजे तक घर के अंदर रखा, पर न जाने कब वो दरवाजे के खुलते ही बाहर निकल गई और पीछे नन्ही दुनिया की स्कूल के जंगल में चली गई। हम बुलाते रहे पर वो नहीं आई। तकरीबन रात 12:30 बजे उसके चिल्लाने की आवाज़ आई। मेरी बेटी अपने कमरे से दौड़ती हुई मेरे पास आई और बोली, मम्मी उठो, रोज़ी की चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। शायद जंगली बिल्ली के साथ लड़ाई ना हो गई हो उसकी। हम अंधेरे में बाहर निकले, उसका नाम पुकारते रहे, पर वो नहीं आई। आगे अंधेरे में जाया नहीं जा सकता था। धीरे धीरे आवाज़ आना बंद हो गया। हम वापस कमरों में लौट गए। हमें लगा कि वह कहीं भाग गई है या छिप गई है। सुबह रोज़ी बहुत बुरी हालत में घर में पहुंची। पूरे शरीर पर गंदगी और जगह जगह काटी हुई खून के निशान। मैंने तुरंत उसे नहलाया और जहां जहां बिल्ली ने उसे काटा था वहां दवाई और मरहम पट्टी कर दी। रोज़ी डाइनिंग के नीचे कुर्सी पर सो गई। हमें लगा कि दर्द, डर और थकान से परेशान है, इसे आराम चाहिए कुछ दिन। इसे सोने दो, इसको आराम करने दो। उस दिन उसने खाना नहीं खाया। फिर उसके अगले दिन थोड़ा खाना खाया और पानी पिया, पर वह सुस्त सी रहने लगी। यूं तो उसे 2-4 बार पहले भी चोटें लगी थी, पर दवाइयाँ खाने और लगाने से वह ठीक हो जाया करती थी। पर इस बार वह थकी थकी सी रही, धीरे धीरे और सुस्त होती गई। उसका आगे का एक पंजा ऊपर से सूजने लगा। हम डॉक्टर के पास ले गए, पर उन्होंने दूर से देखकर कहा कि शायद ऊपर से कूदने की वजह से या गिरने की वजह से इसका कंधा सूज गया है। रोज़ी मेरे साथ अब किचन में नहीं रहती थी, कमरों में जाकर चुपचाप लेटी रहती। यहाँ मुझे कुछ अटपटा सा तो लगा। बस सोती रहती है,
सोती रहती है। उसका शरीर गर्म रहने लगा। फिर हम दवाइयाँ लेकर आए और उसको वो दी भी, पर वो फिर भी सुस्त पड़ी रहती थी सोफे पर। हम समझ ना सके कि उसे क्या दिक्कत हो रही है। 6 नवंबर को हम सब सुबह उसे पुचकारने लगे तो उसने मुझे ऐसे देखा जैसे कि अब अलविदा कह रही हो। मैं, बच्चे, मेरे पति उससे पूछते कि रोज़ू तुझे क्या हुआ है, तो वो सुनी आंखों से हमारी तरफ देखती थी। मुझे शंका तो हो रही थी कि इसको कुछ तो तकलीफ है, पर ये नहीं बता पा रही कि तकलीफ कैसी है और क्या जानलेवा है। 7 नवंबर को रोज़ी शून्य सी पड़ी रही। हमें खास शादी में जाना था। हम रात को देर से लौटे। जब मैं उसके पास गई और उसे अपनी गोद में उठाकर अपनी रज़ाई में रखा तो उसने मुझे एकटक बेबस नज़रों से टकटकी लगाकर देखा, जैसे कह रही थी कि बस आज की रात तुम्हारी गोद में हूँ, कल मिट्टी में मिल जाऊंगी। उसे बहुत दर्द था। वो मेरे पास सो नहीं पा रही थी। मैंने रात 12:30 बजे से 3 बजे तक उसे हाथ से थपकियाँ दी, जिसे छोटे बच्चे को सुलाने की कोशिश करते हैं ना, वैसी। पर फिर मुझे खुद भी नींद लग गई और 5 बजे रोज़ी ने मेरे माथे पर अपना छोटा कोमल पंजा रखा। मेरी नींद खुल गई। वह बिस्तर से नीचे उतर गई थी। सुना है पशु प्राण छोड़ने से पहले घर छोड़ता है। रोज़ी नीचे डोरमैट पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद मैंने उसे बाहर बगीचे में छोड़ दिया। सुबह 7:30 बजे से रोज़ी की हालत बिगड़ने लगी। वो बगीचे में लंबी पड़ी और कराने लगी। हम उसके पास गए, उससे पूछा, रोज़ी दर्द है क्या? उसने जवाब भी दिया अपनी भाषा में। 11:30 बजे उसकी हालत मुझे बहुत ख़राब लगी। मैंने अपने पति को फ़ोन करके ऑफिस से घर बुलाया कि इसकी हालत बहुत ख़राब है, इसे डॉक्टर के पास ले चलो। रोज़ी अब बिल्कुल चल ही नहीं पा रही थी और हल्की हल्की सांसें लेके करा रही थी। उसने दवाई के लिए मुंह भी नहीं खोला। अब तक मैं ये समझ चुकी थी कि इसका आखिरी दिन है। मैंने उसे गोद में समेटा और उससे पूछा, रोज़ी जीना नहीं है क्या? बच्चा, तू अभी 1 साल की भी नहीं है, अभी तो और जीना है तुझे। मैंने इसके मुंह से कुछ निकलते हुए देखा। हालात खराब थे उसके, एकदम जैसा मैं देख रही थी उस हिसाब से मेरा दिल अंदर से बैठ रहा था। वो एक कदम रखती और दूसरे कदम में नीचे गिर जाती थी। जब मैंने उसे उठाया तो उसके पंजे के अंदर बालों के पीछे एक छेद देखा। उसमें बहुत तीव्र गंदी बदबू आ रही थी। असल में वह वो चोट थी जो बिल्ली के दांतों की, जो मैं देख ही नहीं पाई उसे, और उसी के इन्फेक्शन से रोज़ी को पूरे शरीर में इन्फेक्शन हो गया। मैं सब जगह दवाइयाँ लगाती थी उसकी, पर मुझसे वहाँ दवाई लगाना छूट गया। मेरे समझ नहीं आता आज भी कि वो चीज़ मैंने क्यों नहीं देखी। बस मेरी एक छोटी सी गलती ने उस छोटी पर प्रहार कर दिया। एक के बाद एक डॉक्टर पर गए, इंजेक्शन लगाए, पर उसकी हालात बिगड़ते गए। जब आखिरी बार उसे लेकर जा रहे थे तो उसने अपने आप में यूरिन कर दिया। बस अब लगा कि रोज़ी गई। मेरा बेटा और उसके पापा दिन में 3 बजे उसे नए डॉक्टर के पास ले गए। मैं अपने बिस्तर पर जपजी साहिब का पाठ सुन रही थी। अचानक से 4:05 पर मेरा दिल जो है ना घबराया और उसमें एक ठसक सी लगी अंदर, और दिल ने कहा, रोज़ी गई, रोज़ी पीड़ा से मुक्त हो गई। बस फिर आंखों से आंसू बहने लगे। थोड़ी देर में पति ने फ़ोन किया कि रोज़ी चली गई, अब उसे घर लेकर आ रहे हैं। मैं बिस्तर से उठी, बाहर गार्डन में गई और कुछ फूल तोड़े गमलों से, और बेटी को कहा कि उसकी अंतिम विदाई की तैयारी कर लो। घर पर सब आंखों से ना खामोश हो गए थे। ये रोज़ी को लाए और बरामदे में रखा। मैंने कपड़ा हटाकर उसे देखा, जैसे घर में कुंडी मारकर गुलाई में लेटी रहती थी ना, ठीक वैसे ही खामोश पड़ी थी मेरी रोज़ी। मैंने अपने हाथों से उसकी प्यारी आंखें बंद करी, जैसे मैं उसे और वो मुझे आखिरी बार देख रही हो। फिर उसके शव पर फूल अर्पित किए,
उसकी प्यारी पवित्र आत्मा के लिए हाथ जोड़ के प्रार्थना की। उसके बाद घर से दूर के बगीचे में उसको दफन करके आए। तब भी वह वैसे ही गोलाई में सो रही थी जैसे घर पर सोफे पर सोती थी। ये उसकी अंतिम यात्रा थी जो उसने मेरे साथ पूरी करी। रोजी एक सबक देके गई कि कभी किसी से इतना प्यार, इतना मोह मत करना कि जब वो जाए तो आपके दिल में कसक बन के रह जाए। आपकी यादों से कभी आप निकल ही ना पाओ उसकी यादों से, और आप अपने आप को इतना ज़्यादा उस चीज़ में इन्वॉल्व कर लो, इन्वेस्ट कर दो कि आप जो है ना खो से जाओ कुछ दिनों के लिए या कुछ सालों के लिए। रोज़ी मुझे यही समझाने आई थी, मोह मत करो, दुनिया से सब ने जाना है, चाहे कितनी ही प्यारी चीज़ की ना हो, सब ने जाना है। रोज़ी सिखा के चली गई और बहुत अच्छी सीख दे के गई, बहुत अच्छी। थैंक यू रोज़ी, जहाँ भी हो खुश रहो बेटा, खुश रहो।